जैसे कोई भी हायरार्की है, हायरार्की के अंदर सबसे पहले हमारे पास आ गए चेयरमैन सर, चेयरमैन सर के बाद आते हैं हमारे पास एमडी सर, देन वी हैव प्रिंसिपल सर, ठीक है। प्रिंसिपल सर के बाद आ जाते हैं हमारे पास हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स के बाद आ जाते हैं हमारे पास प्रोफेसर्स आ जाएंगे पहले, देन वी हैव एसोसिएट प्रोफेसर्स, ठीक है, देन वी हैव असिस्टेंट प्रोफेसर्स, ठीक है। तो ये एक क्या है, हमारे कॉलेज की हिरार्की है, इंस्टीट्यूट की हिरार्की है। इसी तरह से आपका जो कंप्यूटर है उसके अंदर जो मेमोरीज लगी होती हैं उनकी भी कोई ना कोई हिरार्की होती है, ठीक है। तो उसको स्टडी करेंगे इस टॉपिक के अंदर, मेमोरी हिरार्की क्या होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, computer system use storage devices to store the bulk of information needed in digital computation as well as for saving the information for future reference। अब आप लोगों को पता है कि आपका जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, ठीक है। तो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, और यू कैन से दैट इंफॉर्मेशन इज देयर, जिसको हम लोग स्टोर करते हैं फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए, ठीक है। तो वो जो आपकी मेमोरी, किस मेमोरी के अंदर स्टोर हो रहा है आपका डेटा, उसकी दो तरह की कैटेगरीज होती हैं। द फर्स्ट कैटेगरी इज कॉल्ड प्राइमरी स्टोरेज, राइट, एंड द सेकंड कैटेगरी इज फर्दर बाइफरकेटेड इनटू टू पार्ट्स। इसको हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज बोलते हैं, या फिर वी कैन से इट एज ऑफलाइन स्टोरेज। तो फर्स्ट वी हैव व्हाट आर द वेरियस फीचर्स ऑफ प्राइमरी स्टोरेज। फर्स्ट फीचर इज, जो आपकी प्राइमरी स्टोरेज होती है, इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद सीपीयू, ठीक है। जो आपका सीपीयू होता है उसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होती है आपकी ये जो स्टोरेज होती है, जिसको बोला जाता है प्राइमरी स्टोरेज, राइट। सेकंड फीचर इज नो यूज ऑफ कंप्यूटर्स इनपुट स्लैश आउटपुट चैनल्स, कि आपके जो इनपुट आउटपुट चैनल्स होते हैं वो प्राइमरी स्टोरेज के अंदर काम नहीं करते हैं, उनका कोई भी रोल नहीं होता है इनपुट स्लैश आउटपुट चैनल्स का। थर्ड फीचर, सो इट इज यूज टू स्टोर डेटा दैट इज लाइकली टू बी इन एक्टिव यूज, ठीक है। तो आपकी जो प्राइमरी स्टोरेज है उसके अंदर जो आपका डेटा है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, इसका मतलब क्या है कि वो वाला डेटा जो आपका फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है, ठीक है, या यूज हो रहा है या यूज होगा, जल्दी जल्दी यूज हो रहा है, वो आपका जो डेटा है वो सारा का सारा स्टोर होता है किसके अंदर, प्राइमरी के अंदर। अभी थोड़ी देर में आपको एग्जांपल्स बनाकर समझाता हूं। सो जो आपकी प्राइमरी स्टोरेज होती है, इट इज वेरी फास्ट। फॉर एग्जांपल, वी हैव प्रोसेसर रजिस्टर्स। आपको मैंने स्टार्टिंग वाला चैप्टर जो था आपका वेरी फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम था चैप्टर नंबर 4, रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वो हमने पढ़ा था। उसके अंदर आपको मैंने बताया था ना, रजिस्टर्स, रजिस्टर्स आर वेरी फास्टर एज कंपेयर टू मेमोरी, ठीक है। तो रजिस्टर्स आपके बहुत ज्यादा फास्ट हैं। आपको पता होता है कि जितनी भी हमारी कैलकुलेशंस है, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल ये आपका 10 है, अकमुलेटर के कंटेंट्स हैं 200, मैं मेमोरी के कंटेंट्स और अकमुलेटर के कंटेंट्स ऐड करवाना चाहता हूं, ठीक है, और रिजल्ट आपका किसके अंदर जाएगा, दोबारा अकमुलेटर का, ठीक है। लेट सपोज ये आपका 10 है, ये रजिस्टर्स है, ये आपका रजिस्टर्स को शो कर रहा है, और एक रजिस्टर है आपका R3 जिसके अंदर डेटा पड़ा हुआ है 10। तो मैं क्या करना चाहता हूं, AC गोज टू AC प्लस R3, ठीक है। सो योर रिजल्ट इज 200 प्लस 10, इट विल बी स्टोर्ड इन अकमुलेटर। अकमुलेटर इज इटसेल्फ इज अ रजिस्टर, ठीक है। तो आपके जो प्रोसेसर रजिस्टर्स हैं वो प्राइमरी स्टोरेज का पार्ट हैं। देन वी हैव अ कैशे मेमोरी एंड वी हैव अ मेन मेमोरी। और कैशे मेमोरी और मेन मेमोरी के ऊपर हम ज्यादा ब्रॉड लेवल के ऊपर थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपकी जो प्राइमरी स्टोरेज है, आप लोगों ने देखा होगा, आपका जो वर्ड का डॉक्यूमेंट है, आप वर्ड के अंदर टाइप करते हो, अपने डॉक्यूमेंट्स को इनपुट देते हो, तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो स्टोर किसके अंदर होते हैं, आपकी प्राइमरी स्टोरेज के अंदर, ठीक है। प्राइमरी स्टोरेज में कोई डाउट है तो पूछिए। एनी डाउट टू एनी स्टूडेंट, प्लीज लेट मी नो। एम आई क्लियर? Yes, sir.
यस सर। सो जो आपकी प्राइमरी स्टोरेज है उसकी दो तरह की कैटेगरीज होती हैं, एक को बोला जाता है वोलेटाइल, ठीक है, एक है आपकी कैटेगरी जिसको बोला जाता है वोलेटाइल और दूसरे को बोला जाता है नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है कि द मोमेंट पावर इज ऑफ तो आपका जो डेटा होगा वो वॉश आउट हो जाएगा, ठीक है, जो आपका डेटा जो है वो उड़ जाएगा। नॉन वोलेटाइल मेमोरीज होती हैं जिनका जो डेटा है when the power is shut down your data remains in the memory, ठीक है। तो वोलेटाइल की केस के अंदर अगर आपकी एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास कैशे मेमोरी आ जाती है, देन वी हैव प्रोसेसर रजिस्टर्स आ जाते हैं, आपके जितने भी रजिस्टर्स हैं वो सारे के सारे वोलेटाइल्स हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या आ जाता है, रैम। बट इन केस ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी वी हैव रोम, ठीक है। आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर एक प्रोग्राम होता है, थोड़ी देर में आपको बताता हूं, इसका काम होता है कंप्यूटर को स्टार्टअप प्रोवाइड करना, तो वो भी जो आपका प्रोग्राम है वो रोम के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। तो ये दो तरह की कैटेगरीज थी आपकी प्राइमरी स्टोरेज की। देन वी हैव सेकेंडरी मेमोरी। सो सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग ऑक्सिलरी मेमोरी बोलते हैं और इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी और you can say it as mass storage. So it is one of the category of non volatile memory with huge capacities. सेकेंडरी स्टोरेज जो होती है आपकी वो नॉन वोलेटाइल मेमोरीज होती है, मींस उसका मतलब क्या है कि जब आपकी पावर चली भी जाएगी तो आपका जो डेटा है वो वॉश आउट नहीं होता है, राइट। सो यूज ऑफ इनपुट स्लैश आउटपुट चैनल्स टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन। तो आपकी लेट सपोज आपने हार्ड डिस्क देखी हुई आपके सिस्टम में जो लगी होती है, ठीक है, यस मैग्नेटिक सर। टेप्स होती हैं हमारे सिस्टम्स के अंदर, ठीक है। अब जो आपकी हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क को लगाने के लिए हम लोग या तो आईडीई केबल यूज करेंगे या फिर हम लोग यूज करेंगे साटा केबल का, ठीक है। दैट इज व्हाई हियर इट हैज बीन रिटन यूज ऑफ इनपुट स्लैश आउटपुट चैनल्स टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन। तो ये वाली आपकी जो केबल्स हैं, ठीक है, आईडीई केबल या साटा केबल जो है वो यूज होती है हार्ड डिस्क से इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए। सो नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रेटर कैपेसिटी देन प्राइमरी बट स्लोअर। अब जो आपकी हार्ड डिस्क है मार्केट के अंदर हमारे पास 2 TB 3 TB 4 TB तक की हार्ड डिस्क अवेलेबल हो चुकी है, ठीक है, टेराबाइट्स, टेराबाइट्स। तो इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू योर प्राइमरी। तो प्राइमरी की मैंने आपको एग्जांपल बताई है रैम है, तो मार्केट के अंदर मैक्सिमम रैम जो है वो हमारे पास 16 GB तक रैम आ चुकी है, ठीक है, 1 GB 2 GB, देन वी हैव 4 GB, ठीक है, 8 GB 16 GB। सो जीबी जो यूनिट है वो छोटा होता है गीगाबाइट्स एज कंपेयर टू टेराबाइट्स, ठीक है। तो जो हार्ड डिस्क है उसकी जो कैपेसिटी है वो ज्यादा है, दैट इज वाई वहां से जो डेटा रीड करना होता है वो स्लोअर होता है एज कंपेयर टू रैम। तो जितनी छोटी कैपेसिटी होगी मेमोरी की उतना जल्दी डेटा रीड आउट करा जाता है। थोड़ी देर के अंदर आपको मैं हायरार्की बताता हूं तो क्लियर हो जाएगा। सो एग्जांपल्स इंक्लूड मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडीज हो गई आपकी, डीवीडीज हो गई, ये आपकी सारी की सारी किसकी एग्जांपल्स हैं, सेकेंडरी स्टोरेज की, राइट। नेक्स्ट ऑफलाइन मेमोरी। तो टाइप ऑफ इट इज अ कैटेगरी, वन ऑफ द कैटेगरी ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज वेयर मीडियम कैन बी इजीली रिमूव्ड, ठीक है। मतलब क्या है, जो आपकी ऑफलाइन स्टोरेज होती है, ऑफलाइन स्टोरेज को आप लोग इजीली रिमूव कर सकते हो, जैसे कि आपके पास मेमोरी कार्ड्स हैं, जैसे कि आपके पास पेन ड्राइव्स हैं, जैसे कि आपके पास हार्ड डिस्क हैं, बट वो जो हार्ड डिस्क हैं वो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हैं, मींस उनको आपने बैकअप स्टोरेज के लिए रखा होता है, ठीक है। सो सेकंड पॉइंट इज इट इज यूज्ड फॉर डेटा ट्रांसफर एंड आर्कीवल पर्पसेस। सो एग्जांपल्स इंक्लूड्स यूएसबी ड्राइव्स हो गई आपकी, मेमोरी कार्ड्स हो गए, मेमोरी स्टिक्स हो गई, यूएसबी हार्ड डिस्क होगी, ठीक है, जिसको के पोर्टेबल हार्ड डिस्क भी बोला जाता है।
और मेमोरी स्टिक्स जो हैं वो आपके सोनी के जो कैमराज होते हैं उनके अंदर डलती हैं मेमोरी स्टिक्स, वेयर जो आपके मेमोरी कार्ड्स हैं वो आपके मोबाइल कार्ड्स में यूज होते हैं। बेटा इन तीनों के अंदर कोई डाउट है तो प्लीज डू लेट मी नो अबाउट योर डाउट्स। सो वी हैव जस्ट स्टडीड अबाउट द 3 कैटेगरीज ऑफ मेमोरीज। एक मैंने आपको करवाया है प्राइमरी, ठीक है, एक हमने पढ़ा हुआ है सेकेंडरी, मे बी ये आपने बेसिक्स के अंदर पहले भी पढ़े हुए हैं, और तीसरी कैटेगरी मैंने आपको बताई है ऑफलाइन। ठीक है, प्राइमरी के अंदर मैंने आपको पढ़ाया है, इसके अंदर क्या आ जाता है, रैम आ जाता है, रोम आ जाता है, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी। सो दीज आर दी फास्टेस्ट मेमोरी, फास्ट। सेकेंडरी के अंदर आपको आ जाते हैं हार्ड डिस्क आ जाएगी, ठीक है, मैग्नेटिक टेप्स आ जाएंगी, आपकी सीडी आ जाएगी, डीवीडीज आ जाएंगे, बट दे आर स्लोअर एज कंपेयर टू प्राइमरी। नेक्स्ट ऑफलाइन स्टोरेज के अंदर आपके आ जाते हैं पीडीज, पेन ड्राइव्स आ जाते हैं, मेमोरी कार्ड्स आ जाते हैं आपके, ठीक है, क्लियर है, जिनको आप इजीली रिमूव कर सकते हो अपने सिस्टम से, क्लियर है। सो बेसिकली दीज आर यूज्ड फॉर दी डेटा ट्रांसफर पर्पसेस। बेटा कोई डाउट है तीनों में तो पूछिए, नो डाउट्स सर। जी। सर वो जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसमें रोम का डिवाइस का नाम क्या होता है? कोई भी ऐसे डिवाइस। हेलो, बोलो बोलो बेटा। सर रोम और रैम सर मतलब एज कंपेयर टू सेम होती है कि नहीं डिफरेंट नहीं, होती अभी है? कराता हूँ डिफरेंसेस आपको, थोड़ी देर में बताता हूँ बेटा। ओके सर। अभी सिर्फ आप ये देखो, मैंने अभी आपको दोनों में डिफरेंस एक ही बताया है कि जो आपकी रैम है दैट इज वोलेटाइल। वोलेटाइल वर्ड का मतलब क्या है कि जब लाइट चली जाएगी तो जो आप डेटा, आपका जो करंटली डेटा चल रहा है वो सेव नहीं होता है। अगर वो आपका रैम के अंदर जितने भी आपके करंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम्स होते हैं ना, फॉर एग्जांपल आप कोई भी वर्ड के अंदर एक डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हो और आपने यूपीएस नहीं लगाया हुआ अपने सिस्टम के साथ, और लाइट चलेगी और वो वाला आपका जो डेटा है वो वॉश आउट हो जाएगा अगर आपने कंट्रोल एस नहीं प्रेस किया हुआ है तो, ठीक है। वेयर एज जो आपका दूसरा है जिसको बोला जाता है रोम, वो होती है नॉन वोलेटाइल मेमोरी, मींस के जिसके ऊपर से डेटा वॉश आउट नहीं होता है। तो इसकी एग्जांपल है रोम। मैं अभी थोड़ी देर में आपको डिफरेंसेस बताता हूँ इसके और, ठीक है। इसके अलावा बेटा कोई और डाउट है तो पूछो। नो सर, नो डाउट। मैंने पूरा टेबल बनाया हुआ है दोनों का, 6 से 7 डिफरेंसेस अभी थोड़ी देर में कवर करते हैं कि दोनों में क्या क्या फर्क होता है रैम में और आपकी जो रोम होती है उसमें, ठीक है। सो नेक्स्ट इज, सो मेमोरी हायरार्की की जो बात कर रहे थे, ये डायग्राम देखिए अच्छी तरह से। तो मेमोरी हायरार्की कुछ दिखने में इस तरीके से होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सम ऑक्सिलरी मेमोरी, ठीक है, इस तरफ हमारे पास होती है ऑक्सिलरी मेमोरी जिसके अंदर आपकी मैग्नेटिक टेप्स आ जाएंगी, मैग्नेटिक डिस्क्स आ जाएंगी, ठीक है। वो जो ऑक्सिलरी मेमोरीज होती हैं वो फर्दर अटैच्ड होती हैं आपके प्रोसेसर के साथ, ठीक है, वो आपके इनपुट आउटपुट प्रोसेसर के साथ अटैच होती हैं। फर्दर जो आपका प्रोसेसर है इट इज अटैच्ड टू मेन मेमोरी, राइट, यहां पे आपकी मेन मेमोरी होती है। नाउ योर मेन मेमोरी इज फर्दर कनेक्टेड टू योर सीपीयू and this CPU is connected to your cache, ठीक है। तो कैशे का कॉन्सेप्ट क्या हुआ है, फुल फ्लेज्ड टॉपिक है जो हम थोड़ी देर में लेटर ऑन सेक्शन के अंदर डिस्कस कर देंगे, बट मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बता दूंगा कि सबसे पहले जो हम लोग टाइप कर रहे होते हैं ना डेटा, वो आपका जो डेटा है वो रिजाइड करता है कैशे मेमोरी के अंदर, ठीक है। तो सीपीयू जो है वो करंटली कैशे को एक्सेस करता है, ठीक है। अगर वो वाला डेटा कैशे से नहीं मिलता तो वो मेन मेमोरी को एक्सेस करता है, क्लियर है। So here we have a main memory unit that communicates directly with the CPU, ठीक है। ये एक ऐसा यूनिट है जो आपका सीपीयू के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन करता है। यहाँ पे आ जाती है आपकी रैम, सिस्टम्स के अंदर रैम लगी होती है, ठीक है। अगर सिस्टम में रैम नहीं होगी तो आपका सिस्टम स्टार्ट ही नहीं होगा, ठीक है, वो लंबी लंबी बीप छोड़ेगा, कभी चेक कर लेना। Then we have auxiliary memory device that provide backup storage,
तो जो आपको बैकअप स्टोरेज करती है वो होती है आपकी ऑक्सिलरी मेमोरी. देन कैशे. So it is a special very high speed memory. It is very small in size and it is used to increase the processing speed. Small memory used for storage of most frequently programs. Most frequently आपके जो programs होते हैं वो सारे के सारे कैशे के अंदर स्टोर होते हैं, कैशे के अंदर स्टोर होते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले सीपीयू को कोई भी वर्ड चाहिए होता है वो कैशे में चेक करती है. तो कैशे से अगर उसको डेटा नहीं मिलता है तो वो मेन मेमोरी को एक्सेस करती है. ठीक है. कैशे का साइज जो है वो स्मॉल होता है एज कंपेयर टू मेन मेमोरी का. ये सारा लंबी चौड़ी डिस्कशन है, थोड़ी देर में आपको डीप डिस्कशन करते हैं. इस डायग्राम के बारे में ओवरव्यू पता चल गया कि इसकी पोजीशन कैसी है. यस. ठीक है. तो अब हम देखते हैं कि ये जो मेमोरीज हैं ये कोस्ट के ऊपर कैसे इफेक्टिव है. ठीक है. तो सबसे पहले ये पेपर में मोस्टली पूछा जाता है, ये 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई वी हैव 2 और 3 लेवल्स ऑफ मेमोरी हायरार्की. हमारे पास मेमोरी हायरार्की की अलग अलग कैटेगरीज हैं लेकिन उसके ये 2 या 3 से लेवल्स क्यों होते हैं. ठीक है. तो उसका आंसर क्या है कि जैसे जैसे आपकी मेमोरी कैपेसिटी इंक्रीज करती चली जाती है आपकी जो कॉस्ट पर बिट है फॉर स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन उसको डिक्रीज किया जाता है एंड द एक्सेस टाइम बिकम्स लॉन्गर. ठीक है. तो ये ध्यान से समझिए. सबसे पहले आपके होते हैं मेमोरी हायरार्की के अंदर रजिस्टर्स. रजिस्टर्स के बाद होती है हमारे पास कैशे मेमोरी, देन वी हैव अ मेन मेमोरी एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव अ ऑक्सिलरी मेमोरी जो आपकी हार्ड डिस्क हो गई है, जो आपके मैग्नेटिक टेप्स हो गई हैं, मैग्नेटिक डिस्क्स हो गई हैं. तो देखिए दो तरफ मैंने ना एरोज लगाए हुए हैं. लेफ्ट साइड के ऊपर जो आपका एरो है वो क्या बताता है, कॉस्ट इंक्रीजेस कैपेसिटी डिक्रीजेस. तो आपको पता होगा कि रजिस्टर का साइज बहुत छोटा होता है, रजिस्टर्स आर वेरी स्मॉल. ठीक है. वो कैशे मेमोरी से भी छोटे होते हैं लेकिन वो कॉस्टली होते हैं आपके. ठीक है. तो हमारी जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं, जो भी हमारी अर्थमेटिक कैलकुलेशंस हैं होती हैं या फिर लॉजिकल कैलकुलेशंस आपकी जो होती हैं वो किसके ऊपर हम करवाते हैं, अपने रजिस्टर्स के ऊपर करते हैं. ठीक है. तो जितना छोटा साइज होगा उतना ज्यादा वो कॉस्टली होगा, ये याद रखना. ठीक है. जितना बड़ा साइज होगा, अब आपका जो हार्ड डिस्क है, आपकी जो मैग्नेटिक डिस्क हैं उनकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है बट वो क्या होती हैं, चीपर होती हैं. क्लियर है. तो आपने देखा लेफ्ट साइड के ऊपर आपके इधर लिखा हुआ है कॉस्ट इंक्रीजेस कैपेसिटी डिक्रीजेस, वेयर एज इन राइट साइड एरो जो है वो डाउनवर्ड्स की तरफ जा रहा है. वहां पे क्या लिखा हुआ है, कैपेसिटी इंक्रीजेस कॉस्ट डिक्रीजेस. तो जैसे जैसे आपकी जो मेमोरी की कॉस्ट कम होती चली जाती है, ठीक है, आपकी जो कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज करती चली जाएगी. ठीक है. तो इसका मतलब क्या है कि जो आपकी कैपेसिटी है, मींस कि जो आपकी स्टोरेज कैपेसिटी है मेमोरी की, स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मेमोरी इज इनवर्सली, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉस्ट. कॉस्ट ज्यादा होगी, मेमोरी कैपेसिटी कम होगी. मेमोरी कैपेसिटी ज्यादा होगी, कॉस्ट उसकी कम होगी. ऐसे ही है. ये समझ आ गया बेटा. नेक्स्ट यहां पे लिखा हुआ है एक्सेस टाइम रेशियो 1:7:1000. इसका मतलब क्या है कि अगर मैं रजिस्टर से डेटा फेच कर रहा हूं तो उसको फेच करने में मेरे को 1 सेकंड का टाइम लगेगा. अगर सेम डेटा को मैं फेच कर रहा हूं ऑक्सिलरी मेमोरी से, उसको टाइम कितना लगेगा, 1000 सेकेंड्स. समझ आ गया. 1:7:1000. अगर मैं इन बिटवीन कैशे की बात करूं तो वो कितना टाइम लेगी, 7 सेकेंड्स. अगर आप कोई इंफॉर्मेशन है, एक लेट सपोज मेरे पास एक W1 वर्ड है, अगर ये वाला वर्ड मैं रीड करना चाहता हूं रजिस्टर से तो मेरे को कितना टाइम लगा, ओनली 1 सेकेंड. अगर सेम वर्ड मैं रीड करना चाहता हूं कैशे से तो कितना टाइम लगा, 7 सेकेंड्स. अगर सेम वर्ड मैं रीड करना चाहता हूं हार्ड डिस्क से तो मेरे को कितना टाइम लगा बेटा, 1000 सेकेंड्स. क्लियर हो गया. ये क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया. व्हाई वी हैव 2 to 3 levels in your memory hierarchy. Am I clear? यस सर. किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए.
ये समझ आ गया कि कॉस्ट कैसे इंक्रीज कर रही है और कैपेसिटी कैसे डिक्रीज कर रही है, ये कॉन्सेप्ट पता चल गया ना? यस सर। वेरी गुड। चलिए सो नेक्स्ट वी हैव मेन मेमोरी। तो मेन मेमोरी क्या है आपकी? वही जिसका नाम दिया हुआ है रैम और रोम। सो सबसे पहले जब आपका आप फर्स्ट टाइम जब हम अपने सिस्टम को बूट करते हैं, जब आप उसको टर्न ऑन करते हो तो एक प्रोग्राम होता है जो आपका रोम के अंदर स्टोर होता है जिसका नाम है बूटस्ट्रैप लोडर। ये याद रखना, ये इंटरव्यूज के अंदर बेटा पूछा जाता है कि सबसे पहले जब आप कंप्यूटर को पावर ऑन करते हो, द वेरी फर्स्ट प्रोग्राम इज कॉल्ड एज, उसका नाम क्या है? बूटस्ट्रैप लोडर उसका नाम है, जो कि आपका रोम के अंदर स्टोर होता है। रोम, वाई इन रोम? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो रोम होती है वो नॉन वोलेटाइल होता है। तो अगर नॉन वोलेटाइल होगा तो लाइट जाने के बाद वो आपका प्रोग्राम उड़ेगा नहीं। इसीलिए जब आपकी लाइट चली भी जाती है तो किसी टाइम वजह से जब आपने यूपीएस ऑन, यूपीएस नहीं लगाया हुआ तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम दोबारा से लोड हो जाता है, क्योंकि जो आपका वेरी फर्स्ट प्रोग्राम है जिसका नाम क्या है? बूटस्ट्रैप लोडर। ठीक है, बूटस्ट्रैप लोडर ये आपका रोम के अंदर स्टोर होता है, रोम। ठीक है, सो उसके बाद क्या है? मेन मेमोरी जो हमारी है दो तरह की होती है, एक को बोला जाता है रैम और दूसरे को बोला जाता है रोम। रैम की फर्दर दो कैटेगराइजेशन है, एक है डायनेमिक और दूसरी है स्टैटिक। डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम। ठीक है, देन मेन मेमोरी के फर्दर रोम है, रोम के अंदर आ जाते हैं पी रोम, ई प्रोम, ई ए प्रोम और ई ई प्रोम। ठीक है, P stands for programmable ROM, EP stands for electrical programmable, EA means electrical alternate, जिसको आप ऑल्टर कर सको। EE का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिकल इरेजेबल। ठीक है, तो एसडी रैम क्या है आपकी? सिंक्रोनस रैम होती है विच आर यूज्ड इन डी रोम, विच इज यूज्ड दीज डेज देन द क्लासिक डी रैम्स। ठीक है, तो आजकल जो आपकी मार्केट्स के अंदर यूज हो रही है रैम, आपने सुना होगा ना आजकल जो लेटेस्ट चल रही है, कौन सी चल रही है हमारे पास? DDR4 जो लेटेस्ट चल रही है। ठीक है, तो DDR पहले 1 था हमारे पास, DDR1, DDR2, DDR3। अब जो लेटेस्ट मार्केट के अंदर चल रही है वो DDR3 और DDR4 चल रहा है। इन सभी में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है? DDR स्टैंड्स फॉर डबल डेटा रेट। इसका मतलब क्या है कि एक साइकिल के अंदर वो सिर्फ एक डेटा वर्ड ही रीड कर सकता है, बट इन दिस केस एक क्लॉक साइकिल के अंदर वो 4 डेटा रेट्स को रीड कर सकता है। मींस कि इसकी जो स्पीड है वो बहुत फास्टर है एज कंपेयर टू प्रीवियस वर्जन्स, मींस 4 गुना ज्यादा है। अगर DDR जो है, DDR1 रैम जो है वो 1 मिनट के अंदर एक वर्ड रीड करती है, वो सेम काम जो है वो DDR4 जो है 1 मिनट में 4 गुना ज्यादा का काम करती हैं। ठीक है, सो DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, हाउ दे आर डिफरेंट? बस दीज आर हैविंग स्पीड डिफरेंसेस। ठीक है, तो DDR4 जो होता है उसकी स्पीड ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रीवियस DDRs। सो ये स्टूडेंट ने किसी ने पूछा था कि व्हाट आर द वेरियस डिफरेंसेस बिटवीन रैम एंड रोम। सो लुक एट द टेबल। सो फर्स्ट जो आपका डिफरेंस है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम को क्या बोला जाता है? रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो रैम के बारे में आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया हुआ है, इट इज अ वोलेटाइल मेमोरी, वेयर एज इन केस ऑफ रोम इट इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, रैम के अंदर आपके पास रीडिंग एज वेल एज राइटिंग होती है, दैट इज द रीजन यू आर कीप ऑन ऑल्टरिंग योर वर्ड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, आपके जितने भी वर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके सबसे पहले रैम के अंदर होते हैं। ठीक है, तभी हम उनको फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहते हैं। तो वेयर एज इन केस ऑफ रोम ओनली रीडिंग इज डन, नो राइट ऑपरेशन। तो आपका जो
ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका जो पहला प्रोग्राम लोड होता है बूटस्ट्रैप लोडर, उसको मैं चेंज नहीं कर सकता हूं। तो एक दफा ही मैंने बूट के अंदर ड्यूरिंग कोडिंग उसको लिखा हुआ है, आई कांट चेंज दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट। सो रैम जो है इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग द बल्क ऑफ प्रोग्राम्स एंड डेटा दैट आर सब्जेक्ट टू चेंज, वेयर एज इन केस ऑफ रोम इट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम दैट परमानेंटली रिजाइड्स इन कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, सो रैम जो है वो इजीली रिप्लेस्ड हो जाती है। ठीक है, रैम आपने देखा होगा ना, छोटी सी ग्रीन कलर की चिप होती है जिसको आप इजीली चेंज कर सकते हो। रैम हार्डली इतना साइज होता है, ग्रीन कलर की होती है जो आपके मदरबोर्ड के ऊपर लगती है। ठीक है, तो आप उसको अपनी तरफ से इजीली रिप्लेस कर सकते हो। अगर लेट सपोज आपके सिस्टम के अंदर 2 GB रैम है, कल को आप अपने सिस्टम की 4 GB करना चाहते हो, ग्रीन चिप आप निकाल लोगे, 2 GB को निकाल के 4 GB की चिप लगा लोगे। ठीक है, वेयर एज इन केस ऑफ रोम आपको अपना मदरबोर्ड रिप्लेस करवाना पड़ता है, पूरे का पूरा मदरबोर्ड रिप्लेस करवाना पड़ता है अगर आप अपने सिस्टम की रोम को चेंज करना चाहते हो। ठीक है, सो रैम is used for storing users data, whereas ROM is used for storing systems program. ठीक है, रैम के अंदर जो बस यूज होती है दैट इज बाई डायरेक्शनल बस, वेयर एज इन केस ऑफ रोम वी हैव ओनली यूनिडायरेक्शनल बस कॉन्सेप्ट इज देयर। बेटा जिसने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, बेटा क्लियर हो गया डिफरेंस, क्या क्या डिफरेंसेस थे? यस सर। क्लियर है अब दोनों में, रैम और रोम में फर्क पता चल गया आपको? यस सर। शाबाश। सो नेक्स्ट टॉपिक है मेन मेमोरी के अंदर डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम के अंदर फर्क क्या होता है, डी रैम और एस रैम में क्या फर्क है। जो आपकी डायनेमिक रैम होती है इट इज मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर डायनेमिक सेल, वेयर एज इन केस ऑफ स्टैटिक रैम इट इज मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर स्टैटिक सेल, स्टैटिक। ठीक है, सो डी रैम के अंदर हम ट्रांजिस्टर्स और कैपेसिटर्स का यूज करते हैं, वेयर एज इन केस ऑफ स्टैटिक रैम्स वी हैव फ्लिप फ्लॉप्स। ठीक है, सो जो आपकी डी रैम होती है वो स्लोअर होती है, आपकी जो एस रैम है वो फास्टर्स होती हैं। आप लोगों ने देखा होगा बेटा, पहले आपके जो कंप्यूटर्स थे हम लोग बार बार अपने डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक करते थे, देखा है किसी ने? अपने डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक करके बार बार हम क्या करते थे, एक रिफ्रेश, शाबाश, रिफ्रेशिंग करते थे। वो रिफ्रेशिंग की जरूरत क्यों करनी पड़ती थी, बिकॉज उसके अंदर लगे होते थे कैपेसिटर्स, और कैपेसिटर्स को बार बार क्या करना होता है, चार्ज करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो आजकल हम लोग, आपने देखा है नहीं होगा कि बहुत रेयरली है आपके पास लैपटॉप्स है, तो लैपटॉप्स के ऊपर आप कितनी दफा रिफ्रेश करते हो बताओ जरा मेरे को? बहुत रेयरली, जरूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, तो वो आपकी जो सिस्टम्स के अंदर रैम्स यूज हो रही हैं वो आपकी एस रैम्स लगी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस इज सो स्मॉल इन साइज, जो डी रैम्स होती हैं दे आर स्मॉल इन साइज, वेयर एज एस रैम जो होती हैं वो दे आर लार्जर इन साइज। सो लोअर कंजम्पशन है डी रैम की, एस रैम्स की पावर कंजम्पशन थोड़ी ज्यादा है बिकॉज ऑफ देयर साइज। देन हाई डेंसिटी है डी रैम की, उसकी लो डेंसिटी है। वैल्यू मस्ट बी रिफ्रेश्ड एवरी 10 to 100 मिली सेकेंड्स। डी रैम्स के अंदर आपको रिफ्रेशिंग बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली करनी पड़ती है, वेयर एज एस रैम्स के अंदर क्या होता है, इट रिटेन्स द वैल्यू इनडेफिनेटली एज लॉन्ग एज इट इज केप्ट पावर्ड। जितनी देर के लिए आपका सिस्टम ऑन है और अगर आप यूज कर रहे हो एस रैम तो आपको रिफ्रेशिंग की जरूरत नहीं है जितनी देर तक आपका सिस्टम जो है वो ऑन है। ठीक है, सो सेंसिटिव टू डिस्टर्बेंसेस, जो आपकी डायनेमिक रैम्स एंड दे आर वेरी मच सेंसिटिव टू disturbances, whereas in case of SRAMs they are relatively insensitive to disturbances such as electrical noise। ठीक है, तो जो आपकी डी रैम्स हैं वो मेन मेमोरी के अंदर यूज होती हैं, जो आपकी एस रैम्स हैं वो कैशे मेमोरी के अंदर यूज करी जाती हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो कैशे मेमोरी है इट इज द फास्टेस्ट स्मॉलेस्ट मेमोरी, फास्टेस्ट स्मॉलेस्ट मेमोरी कौन सी, कैशे, बिकॉज ऑफ
this concept, SRAMs concept. Clear है बेटा? So before Yes, going sir. to associative memory, very very important concept. Let's do one poll. तो पहली पोल को मैं लॉन्च करने जा रहा हूं, लीजिए. So you have 2 minutes to answer these two questions. फटाफट आंसर कीजिए. Next topic is
नेक्स्ट टॉपिक इज एसोसिएटिव मेमोरी। एसोसिएटिव मेमोरी का जो कॉन्सेप्ट है, आप लोगों ने बेटा देखा होगा कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर सर्चिंग द डॉक्यूमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्लास में एक संदीप है, मैं संदीप के घर जाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, संदीप के घर कैसे पहुंच सकता हूं मैं? जितनी देर तक मेरे को संदीप का एड्रेस नहीं पता है, मैं संदीप के घर पहुंच सकता हूं? यस और नो? नो सर। नो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो एसोसिएटिव मेमोरी होती है, इसको क्या बोला जाता है? कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। एक ऐसी मेमोरी जिसके अंदर हम लोग सर्च करेंगे कंटेंट के साथ। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग सर्च करेंगे कंटेंट्स के साथ। आप लोग डिक्शनरीज यूज करते हो, डिक्शनरी के अंदर क्या होता है? व्हाट यू डू? डिक्शनरी के अंदर आपने सर्च करना है, एक वर्ड जानना चाहते हो, लेट सपोज एक वर्ड है डेटाबेस, तो डेटाबेस को सर्च कैसे करोगे? सबसे पहले डी जाओगे, स्टार्टिंग डी सर। डी सबसे पहले यू विल स्टार्ट विद दिस डी, आफ्टर दैट यू विल लुक ए फॉर सर। ए, देन टी, देन ए। डेटा वर्ड मिला, उसके बाद आप सर्च करोगे बेस के साथ। मींस कि हम लोग क्या कर रहे हैं? सर्च कर रहे हैं कंटेंट के साथ, सीधा ही कंटेंट को ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो एसोसिएटिव मेमोरी का कॉन्सेप्ट भी कुछ इस तरीके का ही है। क्लियर है? अगर इसकी एक और मैं एग्जांपल लूं, मैं जानना चाहता हूं कि एचडीएफसी बैंक के अंदर, एचडीएफसी बैंक के अंदर एक बंदा है संदीप। ठीक है, उसका अकाउंट नंबर और उसकी अकाउंट की डिटेल्स मैं जानना चाहता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या जाऊंगा? बैंक की तरफ जाऊंगा, बैंक को बताऊंगा कि मेरे को संदीप नाम के बंदे का डिटेल्स चाहिए। तो उसके बाद जब मेरे को नाम पता चलेगा, उसके बाद में उसका अकाउंट और डिटेल्स जान सकता हूं। ठीक है, तो हमारी जो एसोसिएटिव मेमोरी होती है, जिसको हम कैम भी बोलते हैं, कैम इज कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। ठीक है, तो इसके अंदर जो सर्च होती है दैट इज बेस्ड ऑन दी कंटेंट्स। So time required to find an item stored in memory can be reduced considerably if stored data can be identified for access by the content of the data itself rather than by an address. For example, मैं एक वर्ड ढूंढना चाहता हूं, एक वर्ड है आपका हार्ड डिस्क के अंदर। अब जितनी देर तक मेरे को हार्ड डिस्क का ये नहीं पता कि वो सी ड्राइव में पड़ा है, डी में पड़ा हुआ है, या ई में पड़ा है कि एफ में पड़ा है, दैट इज यू नीड टू नो इट्स लोकेशन फर्स्ट। ठीक है, आपको उसकी लोकेशन के बारे में पता होगा। अब सी ड्राइव के अंदर फर्दर आपके पास डी, सी, डी, ई, एफ के अंदर, सभी के अंदर क्या पड़े हुए हैं? फर्दर आगे फोल्डर्स भी बने होते हैं। ठीक है, अब उस फोल्डर के ऊपर जाकर आपको डेटा ढूंढना क्या है? लेट सपोज मैं एक फाइल ढूंढना चाहता हूं जिसका नाम क्या है hello.txt फाइल में ढूंढना चाहता हूं। तो सबसे पहले यू नीड टू नो द लोकेशन ऑफ दैट डॉक्यूमेंट। उसके बाद डी के अंदर गया, डी के अंदर एक फोल्डर है जिसका नाम है डॉक्स। अब उस डॉक्स नाम के फोल्डर के अंदर आपकी hello.txt पड़ी हुई है। क्लियर है? तो यहां पे क्या हो रहा है? मैं पहले लोकेशन पे गया, लोकेशन का मतलब क्या है कि उस एड्रेस के ऊपर गया, एड्रेस पे जाने के बाद मैंने डाटा ढूंढा, तो मेरे को टाइम लगा कितना डाटा मिलने में। ठीक है, तो इस तरह की जो सिचुएशन है उसको ओवरकम करने के लिए हमने क्या करा है? हम अपने डेटा को कंटेंट के साथ ही ढूंढते हैं। इसका मतलब क्या है कि मैंने अपने सिस्टम से सर्च मारी, सर्च के अंदर मैंने सीधा लिखा हेलो, रेदर देन गोइंग टू फर्दर डॉक्यूमेंट्स, मैंने सीधा सर्च के अंदर लिख दिया हेलो। तो जितने भी आपके कंप्यूटर के अंदर हेलो वाले डॉक्यूमेंट्स हुए, वो सारे के सारे ऑल डॉक्यूमेंट्स विल बी लिस्टेड, राइट? सो तो आपकी जो सर्च है वो बहुत लेस टाइम कंज्यूमेबल बन जाती है विद द हेल्प ऑफ कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी के साथ, जब हम डेटा को सर्च करते हैं कंटेंट के साथ। अभी आपको एग्जांपल्स बना समझाता हूं और इसकी डायग्राम को डिस्कस करते हैं। इसका ओवरव्यू पता चल गया बेटा, कैम क्या चीज है? एम आई क्लियर? यस सर। So a memory unit accessed by content is called an associative memory
or you can say that content addressable memory, that is CAM. So this type of memory is accessed simultaneously and in parallel on the basis of data content rather than by specifying address or location. तो आपको किसी भी तरह का एड्रेस या फिर उसकी लोकेशन नहीं देनी पड़ती है, हम सीधा सीधा क्या करते हैं, डेटा के कंटेंट के साथ उसको सर्च कर लेते हैं, जैसे कि आपकी डिक्शनरीज के अंदर होता है. सो नेक्स्ट इसकी डायग्राम देखते हैं, ये दिखने में कैसी होती है. तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो राइट हैंड साइड के ऊपर आपके पास रेड कलर की डायग्राम बनी हुई है, ठीक है. तो रेड कलर की डायग्राम के अंदर द वेरी फर्स्ट रजिस्टर इज कॉल्ड आर्गुमेंट रजिस्टर. सबसे पहला जो रजिस्टर उसको क्या बोला जाता है, आर्गुमेंट रजिस्टर है, जिसका नाम है ए, जिसके अंदर n बिट्स का डेटा स्टोर होता है. जो सा भी वर्ड आपने ढूंढना है वो वर्ड आपका किसके अंदर स्टोर होगा, आर्गुमेंट रजिस्टर के अंदर, ठीक है. उसके बाद आ जाता है की रजिस्टर. की रजिस्टर भी आपका बेटा n बिट्स का होगा, इसको हमने नाम दे दिया है k का, ये भी n बिट्स का होता है. की का काम क्या होता है, मास्किंग प्रोवाइड करना, मास्क प्रोवाइड करना. मास्क का मतलब क्या है, मैं ढूंढना चाहता हूं संदीप, मेरे सिस्टम के अंदर संदीप कुमार नाम का एक बंदा है, संदीप सिंह नाम का एक बंदा है, संदीप भंडारी नाम का एक बंदा है, ठीक है, संदीप शर्मा नाम का एक बंदा है, ठीक है. अब संदीप की कितनी कैटेगरीज हो गई मेरी पास, 4. तो की रजिस्टर का काम क्या है, आपने कौन सी बिट्स को मैच करना है, संदीप वाला बंदा ढूंढना चाहते हो या शर्मा वाला बंदा ढूंढना चाहते हो, ठीक है. तो मैं क्या ढूंढना चाहता हूं, मैं संदीप ढूंढना चाहता हूं, वो चाहे कुमार है, सिंह है, भंडारी है या शर्मा है. इसका मतलब है कि की रजिस्टर ने आपको क्या प्रोवाइड करना है, मास्क, भी कौन सी वैल्यू आपने ढूंढनी है. अभी आपको एग्जांपल देकर बताता हूं, ठीक है. तो जोन सा डेटा आपने ढूंढना है वो कंप्लीट डेटा वर्ड शुड बी प्लेस्ड इन आर्गुमेंट रजिस्टर written with small capital A, it is of n bits. Then we have a key register. key register का काम क्या है, मास्किंग प्रोवाइड करना, which is of again n bits, ठीक है. अब नेक्स्ट जो आपकी है मेमोरी आ जाती है, ठीक है, एसोसिएटिव मेमोरी आ जाती है नीचे, जो कि आपकी m वर्ड्स और n बिट्स पर वर्ड. m वर्ड्स का मतलब क्या है, ये आपकी एसोसिएटिव मेमोरी है, एसोसिएटिव मेमोरी है जहां से आपको ढूंढना है, और हर एक वर्ड का साइज कितना है, n बिट का. फॉर एग्जांपल आपके पास टोटल 48 वर्ड्स हैं, आपने एट ए टाइम तो एक वर्ड ढूंढना है, वो एक वर्ड कहां से ढूंढना है आपने, इन 48 वर्ड से, और हर एक वर्ड का जो इंडिविजुअल वर्ड है उसका साइज कितना है, 8 बिट. समझ आ गया, n बिट्स m वर्ड्स ऑफ n बिट्स ईच, राइट. इसके साथ एक कनेक्टेड होता है कैपिटल M विच इज कॉल्ड मैच रजिस्टर. अब मैच रजिस्टर का बेटा काम क्या होता है, जोन सा वर्ड, जोन सी इंडिविजुअल बिट आर्गुमेंट रजिस्टर के अंदर वो वाला डेटा आएगा, वो वाला वर्ड आएगा जो आपने ढूंढना है. की रजिस्टर के अंदर वो वाली बिट्स को हम 1 सेट कर देंगे जिसको आपने मैच करना है, एंड वर्ड्स एक्चुअल के अंदर ढूंढे कहां से जाते हैं, एसोसिएटिव मेमोरी के अंदर. यहाँ पे होती है हमारे पास इनपुट, यहाँ पे होता है रीड, और यहाँ पे होता है राइट. उसके बाद हमारे पास आ जाती है आउटपुट, ठीक है. तो जोन से वर्ड आपके आर्गुमेंट रजिस्टर का वर्ड एसोसिएटिव मेमोरी के वर्ड के साथ मैच होता चला जाता है, द कोरस्पॉन्डिंग बिट्स ऑफ m मैच रजिस्टर इट विल बी सेट टू 1. अगर मैच नहीं हुआ तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0. ओवरव्यू पता चल गया बेटा, एग्जांपल बताऊं, यस सर, ठीक है. तो यहाँ पे देखिए, अब लेफ्ट हैंड साइड जो आपके पास ग्रीन कलर में लिखे हुए हैं ना, आर्गुमेंट, की, मास्क और मैच लॉजिक, इस पे देखिए जरा. तो सबसे पहले आर्गुमेंट रजिस्टर ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 101, ठीक है, 101
4 times 1 0 0, ये आपका आर्गुमेंट रजिस्टर, इसकी वैल्यू क्या है 1 0 1, 4 times 1 0 0 0, ठीक है जी। ये कंप्लीट डेटा है हमारा आर्गुमेंट रजिस्टर के अंदर। मतलब क्या है कि ये वो वाला डेटा है जिसको आपने एसोसिएटिव मेमोरी से फाइंड आउट करना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है के का मतलब क्या है कि आपने डेटा की मैचिंग करनी है किसके साथ। तो मैं चाहता हूं जो आपका की रजिस्टर है उसके अंदर आपको बताना पड़ेगा मास्किंग बिट्स की वैल्यू। इसका मतलब क्या है, मैं सिर्फ ये वाली 3 बिट्स को मैच करना चाहता हूं, 1 1 1, ये वाला कुछ भी हो, इससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये जो डेटा है ये कुछ भी हो सकता है, बट मैंने मैचिंग जो करनी है, जो चीज आपको मैचिंग करनी है उसके नीचे आपको 111 लिख देना है। अगर और कोई बिट भी मैच करना चाहते हो तो उसके नीचे भी 1 कर दो, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ पहली 3 बिट्स को मैच करना चाहता था, ठीक है। अब मेरे को पहला वर्ड मिला एसोसिएटिव मेमोरी के अंदर, वो पहला वर्ड की वैल्यू क्या है, W1 is equals to 1 0 0। उसके बाद क्या है 4 times 1 1 1 1 1 0 0। देखिए इस वर्ड को इसके साथ, ये आपका आर्गुमेंट रजिस्टर का वर्ड है जिस पूरे को पूरी मैचिंग करनी है, और ये आपका वर्ड 1 है जो मेमोरी के अंदर है, पहला वर्ड है, ठीक है। तो हमने मैचिंग किसकी करनी थी, सिर्फ और सिर्फ पहले 3 बिट्स की। तो 1 0 1 1 0 0 मैपिंग नहीं हुई, तो यहां पे आपका जो m है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। दिस इज कॉल्ड मैच लॉजिक। एम आई क्लियर। उसके बाद मेरे पास दूसरा वर्ड आया, मेरे पास दूसरा वर्ड की वैल्यू क्या है 1 0 1। आगे कुछ भी हो सकता है, वो क्या है आपके पास 0 0 0 0 0 1, ठीक है। अब 1 0 1 जो आपने ढूंढना था, ये वर्ड आपको सेकंड में मिल गया, पीछे कुछ भी लगाओ क्योंकि वी हैव टू चेक दी मास्क वैल्यू। सो मास्क वैल्यू इज 111 इन फर्स्ट 3 बिट्स। तो ये वाली बिट और ये वाली बिट आपकी मैच हो गई, तो यहां पे बेटा आपका क्या हो गया, m की वैल्यू 1 सेट हो गई। सो इन दिस वे आपके जो कंटेंट्स हैं वो मैच करे जाते हैं एसोसिएटिव मेमोरी के अंदर। बेटा कोई डाउट है तो पूछिए, अगर कोई डाउट नहीं है तो बता दो, मैं अगली एग्जांपल्स करवाऊं आपको। सर बोलो। सर एसोसिएटिव मेमोरी वाला एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। बेटा एसोसिएटिव मेमोरी का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब भी आप लोग किसी एड्रेस की मदद से कोई डेटा ढूंढना नहीं चाहते हो, सिंपली आप अपना डेटा फाइंड आउट करना चाहते हो कंटेंट की मदद से, डेटा की मदद से, तो तब हम एसोसिएटिव मेमोरी का कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, जहां पे आपका जो कंटेंट के साथ, कंटेंट क्या होता है डेटा, डेटा के साथ हम सर्च करते हैं रेदर देन सर्चिंग द डेटा विद द हेल्प ऑफ एड्रेसेस और लोकेशंस, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास ये उसका डायग्राम है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है आर्गुमेंट रजिस्टर। आर्गुमेंट रजिस्टर का काम क्या होता है, जोन सा डेटा आपको सर्च करना है, डेटा टू बी सर्च्ड, जोन सा डेटा आपको सर्च करना है वो किसके अंदर प्लेस करा जाता है, आर्गुमेंट रजिस्टर के अंदर, ठीक है। ये n बिट्स का होता है। उसके बाद आ जाता है की रजिस्टर। की रजिस्टर का काम होता है मास्क प्रोवाइड करना, मींस कि कौन सी वैल्यूज आप ढूंढना चाहते हो, कितने वैल्यूज को मैच देना चाहते हो, वो काम होता है मास्किंग का, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू या तो 1 होगी या इसकी वैल्यू 0 होगी। अब इसके नीचे आ जाती है देन वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ एसोसिएटिव मेमोरी। सो एसोसिएटिव मेमोरी है जहां से आपको डेटा ढूंढना है। सो इट विल कंसिस्ट ऑफ m वर्ड्स ऑफ n बिट्स। m वर्ड्स मतलब कि आपके पास टोटल 48 वर्ड्स हैं एसोसिएटिव मेमोरी के अंदर, एंड हर एक वर्ड का जो साइज है वो कितना है 8 बिट का। जैसे कि अगर मैं इसकी एग्जांपल करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहां पे मैंने 9 बिट का डेटा लिया हुआ है, ठीक है। यहां पे क्या आ गया, अब आपने हर एक 48 वर्ड्स की आर्गुमेंट रजिस्टर के अंदर मैचिंग करोगे, तो जितने आपको वर्ड्स मिलते चले जाएंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल है A 101, ये आपने डेटा ढूंढना है, ये सारा डेटा आपको ढूंढना है, लेकिन सारे डेटा से कौन सी बिट्स को मैच करना चाहते हैं वो हमने K की मदद से करा। मींस मैंने डेटा की सर्च करनी है पहली 3 बिट्स के साथ, तो उन 3 बिट्स को मैंने क्या कर दिया है 1 सेट कर दिया है, ठीक है। आफ्टरवर्ड्स मैंने
मेरे को फर्स्ट वर्ड मिला मेमोरी में, यहां से मेरे को फर्स्ट मिला आउट ऑफ दीज 48 वर्ड्स आई हैव फाउंड वन वर्ड W1, वो क्या था आपका 100 क्वाड 100। तो यहाँ पे आपका पहली 3 बिट्स इसके साथ मैच नहीं करी, तो m की वैल्यू क्या सेट कर दी हमने 0, क्योंकि मैच अक्कर नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद सेकंड वर्ड मैंने मिला 101 इज एग्जैक्टली सेम एज 101, पीछे कुछ भी हो सकता है, उससे लेना देना नहीं है। सो m इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो मैच रजिस्टर के अंदर उसने मैच प्रोवाइड कर दिया। क्लियर है बेटा? यस सर। कर दूं रब? हेलो, चलिए एक और एग्जांपल इसकी देखते हैं हमारे पास। अब मैं चाहता हूं, मेरे पास एक टेबल है स्टूडेंट्स का जिसके अंदर मैंने डेटा रखा हुआ है। ठीक है, उस टेबल के अंदर बेटा मेरे पास एक टेबल है, मेरे पास उस टेबल के अंदर मैं ढूंढना चाहता हूं स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन। मेरे पास दो चीजें हैं, एक का नाम है स्टूडेंट आईडी और दूसरा का नाम है स्टूडेंट एज। ठीक है, अब मैंने कुछ इस तरीके से क्वेरी करी है, बेटा 1 मिनट होल्ड करना जरा। अब मैंने कुछ इस तरीके से इंक्वायरी करी है, मैं क्या चाहता हूं जिन स्टूडेंट्स की एज है 18, ठीक है, उसकी मैं क्या ढूंढूं आईडी। क्या मैं देखना चाहता हूं, सर्च करना करूंगा एज के हिसाब से, जितने स्टूडेंट्स की एज है 18 उनकी हमको क्या फाइंड आउट करनी है आईडी। तो इसको लिखूंगा कैसे, सबसे पहले यहाँ पे आपका आया ए आर्गुमेंट रजिस्टर, आर्गुमेंट रजिस्टर के अंदर वैल्यू दी है मैंने 4 टाइम्स 1 4 टाइम्स 0, ये 8 बिट का डेटा हो गया आपकी स्टूडेंट आईडी। और उसके बाद आपका आ गया 000 010। अब इसको चेक कीजिए, ये 18 बनता है 8, ठीक है, 16 + 2 ये 18 बन रही है वैल्यू। ठीक है, तो हम करना क्या चाहते हैं बेटा, इसका मतलब क्या है कि मैं जिस बच्चे की एज है 18, ये आपकी स्टूडेंट आईडी है। ठीक है, ये है आपकी स्टूडेंट की एज जिसके अकॉर्डिंग मैं सर्च करना चाहता हूँ स्टूडेंट की एज। इसका मतलब है मेरे को मास्किंग इसकी देनी है और ये ढूंढना है। तो ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 0 0 0 8 कंसेक्टिव जीरोस लगा दिए, क्योंकि ये कुछ भी हो सकता है ना, ये तो आपने ढूंढना है किसके अकॉर्डिंग ढूंढना है, इसके अकॉर्डिंग मैं ढूंढना चाहता हूँ। तो k की वैल्यू मैंने यहाँ पे 1 सेट कर दी है। उसके बाद आपके पास W1 आएगा, W2 आएगा, W3 आएगा, W4 आएगा। ठीक है, ये आपको स्क्रीन के ऊपर विजिबल है ना वर्ड 1। अब जब वर्ड 1 के ऊपर मैंने देखा तो पहले वर्ड में ही मेरे को क्या मिल गया, मैच मिल गया। इसका मतलब है पहला स्टूडेंट की आईडी क्या है 1। समझ आ रहा है? वर्ड 1 में और वर्ड 3 में मेरे को मैच मिला है। मेरे को एसोसिएटिव मेमोरी के अंदर 2 वर्ड्स मिले हैं, एक है आपका वर्ड नंबर 1 और एक है वर्ड नंबर 3 जिसकी एज 18 है और मेरे को उनकी आईडी क्या मिल गई है, यहाँ पे लिखी हुई है 7 कंसेक्टिव जीरोस और 1। एक तो यहाँ पे मेरे को मैच मिल गया, इसका मतलब है यहाँ पे m की वैल्यू क्या हो गई 1 सेट हो गई। सिमिलरली दूसरा जो वर्ड है दैट इज वर्ड नंबर 3, वहां पे वैल्यू क्या है 4 कंसेक्टिव जीरोस 1 1 0 0। यहाँ पे मेरे को क्या मिल गया बेटा, मैच मिल गया। यहाँ पे m की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। बाकी तीनों के केस के अंदर m की वैल्यू क्या रहेगी 0। समझ आ गया बेटा? एग्जांपल समझ आई? यस सर। सिर्फ एक बच्चे को समझ आ रही है, बाकी क्लास सोई हुई है? नो सर, बोल क्यों नहीं रहे हो फिर अगर समझ आ रही है तो? नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है सर, क्या करें। अब बेटा मैं सेम चीज थोड़ा सा रिवर्स करते हैं। आप में से मेरे को बताइए,
अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं स्टूडेंट आईडी, एक बच्चे की स्टूडेंट आईडी देकर उसकी एज पता करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, कौन बताएगा? सर ध्यान से क्वेश्चन सुनिए मेरा। मैं क्या करना चाहता हूं, एक स्टूडेंट की मैंने आईडी दी है, उसकी एज पता करना चाहता हूं, क्या करूंगा, क्या चेंज करूंगा? सर के की वैल्यू फर्स्ट वाले में सारी 1 हो जाएगी। वेरी गुड, शाबाश। कौन बोला बेटा? गुरसिमरन। यस सर। वेरी गुड गुरसिमरन, शाबाश। एनीवन एल्स? और कोई चेंज होगी बेटा इसके अंदर, या यही चेंज करूंगा सिर्फ? कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। ये देखिए, ये नेक्स्ट पेज के ऊपर ये चीज रिफ्लेक्ट करी हुई है। अब सिमिलर क्वेरी फॉर द एज ऑफ स्टूडेंट, ये एक स्टूडेंट की आईडी गिवन है 4 टाइम्स जीरोस 1100, ठीक है? तो इसकी मैं एज जानना चाहता हूं, तो उसके अंदर मैंने सिर्फ क्या करा है, के की जो वैल्यू थी पहले वाले को 1 सेट कर दिया, क्योंकि उसने मास्किंग प्रोवाइड करनी थी, और बाकी वाले जो थे उसको मैंने क्या कर दिया, 0 दे दिया। तो जहां जहां पे मैच आया वहां पे मैच लिख दिया, और एम की वैल्यू 1 लिख दी। सिर्फ मेरे को एक वर्ड 3 ही मिला है, ठीक है? बाकियों केस के अंदर मैच ही नहीं हुआ। बेटा समझ आ गया एसोसिएटिव मेमोरी का कॉन्सेप्ट? यस नो सर। सर, ये नो वाला कौन है? नहीं समझ में आया सर। क्या नहीं समझ आया बेटा, बताओ जरा। बेटा बोल लो, कौन बोल रहा है? नो कौन है, नो वाला? इसमें क्या कैसे हो रहा है सर, समझ। क्या कैसे हो रहा है? सर एक बार और समझा दीजिए सर इसको। अच्छा बेटा, मेरे को ये बता, क्या नाम क्या है आपका? जिसको समझ नहीं है नाम बताना जरा। हेलो, सर क्या नाम है आपका? राघव? राजन। राजन। हाँ राजन, आर्गुमेंट रजिस्टर का काम क्या, मेरे को बताओ पहले। आर्गुमेंट रजिस्टर क्या करता है, उसका काम बताओगे? सर पहले फर्स्टली डाटा सर उसमें एंटर करते हैं सर। डेटा कौन सा एंटर करते हो उसके अंदर? जो मतलब जो सर्च करना रहता है सर। वेरी गुड। इसको हम एक के साथ लिखेंगे, जो डेटा आप लोग सर्च करना चाहते हो। जैसे कि मेरे पास है 110, इसको मैं सर्च करना चाहता हूं, पूरे का पूरा डेटा सर्च करना चाहता हूं, वो वाली वैल्यू हम स्टोर करवा लेते हैं ए के अंदर, ठीक है? उसके बाद के का काम क्या है बेटा? राजन, के का काम क्या है? सर के का सर्च काम क्या करना है? सर। कितनी बिट्स आपको मैच करनी है? पहले वाली बिट्स पे आपको मैच करनी है, या ये वाली 3 बिट्स मैच करनी है, ये वाली 2 मैच करनी है? जोन सी बिट्स आपको मैच करनी है ना, उसके नीचे बेटा 111 लिख दे। समझ आ गया? यस। सपोज मैंने सेंटर वाली 3 बिट्स को मैच करना है, तो उसके नीचे मैंने लिख दिया 111, ठीक है? बाकी सारी बिट्स क्या हो जाएंगी? 000। ये वाली 3 बिट्स मैच करनी है, इनको मैंने 11 कर दिया। वो काम किसका है? की रजिस्टर का, मींस जिसके आपको प्रोवाइड करनी है मास्किंग। देन वी यस। हैव अ एसोसिएटिव मेमोरी। एसोसिएटिव मेमोरी, और इसके साथ में अटैच होता है आपका मैच रजिस्टर, जिसका नाम है एम, ठीक है? एम क्या होता है? मैच रजिस्टर। आपकी जितनी बिट्स मैच होती हैं उसके कोरिस्पोंडिंग एम की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर कोई डेटा वैल्यू नहीं मैच करी, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अब आपका पहला वर्ड है W1, जो यहाँ पे मेमोरी के अंदर पड़ा हुआ है, उसकी वैल्यू क्या है? 000। आगे है हमारे पास 11100। तो यहाँ पे बेटा मैच हुआ कुछ, मेरे को बताओ, यस और नो? यस सर। मैच हुआ? यस सर। नहीं हुआ बेटा। आपने ढूंढने हैं 111। ये 111 इसके साथ मत देखो, आपने जो ढूंढना है वो 000 ढूंढनी है। ये वाली 3 बिट्स को आपने मैच करना है। यहाँ पे मैचिंग नहीं हुई है, तो यहाँ पे m की वैल्यू आ गई 0।
नेक्स्ट वर्ड पे गया, यहाँ पे मेरे को मिला 1 1 1 0, आगे मेरे को मिला है 0 0 0 1 0। अब बताओ मैच हुआ? यस सर। यस। Yes. ये वाले 000 इस वाले 000 के साथ मैच हो गए। m की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास? 1 हो गई। 1 k का काम क्या है? आपने कौन सी बिट्स को मैच करना है, उसके नीचे आपको या तो 1 देना है या तो आपको 0 देना है। जिनको मैच करना है उसके नीचे आपको 1 लिख दिया। तो मैंने इन 3 बिट्स को मैच करना है तो उसके नीचे 1 लिख दिया। लेकिन एक्चुअल डेटा आपने ढूंढना कौन सा है? 000, नोट 111। Oh, यस सर, आ गया समझ में समझ सर। आ गया? यस सर। शाबाश। और किसी को कोई डाउट? चलिए अगेन एक और पोल का टाइम है, ठीक है? तो पोल मैं लॉन्च कर रहा हूं, जल्दी से फटाफट आंसर कीजिए सेकंड पोल को। हरलीन बेटा समझ आ रहा है? हरलीन यस सर। समझ आ रहा है बेटा जो मैंने करवाया? सर आ रही है। हेलो बोलो बेटा बोलो, सुन रहा हूं मैं। सर आ रहा है समझ में। ठीक है, वेरी गुड गुड। गुरसिमरन अपना माइक म्यूट कीजिए। सो आई एम गोइंग टू एंड द पोल। सो मेरे को लगता है कि 37 स्टूडेंट्स हैं, बाकी 4-5 बच्चे जो है ना सो ही रहे हैं। in every lecture only 38 to 39 students have attempted the questions. Other students are sleeping. So first question है, memory whose search is based on content, it is called CAM। ना तो मैंने कैन के बारे में कुछ बताया, ना कैड के बारे में कुछ बताया, ना CDD के बारे में कुछ बताया। फिर भी हमारे जो कुछ ऐसे होशियार बच्चे हैं क्लास में, 7 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये आंसर करा है, ठीक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज कैम, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, CAM। सेकंड क्वेश्चन है, विच रजिस्टर इज यूज्ड फॉर मास्किंग बिट्स। तो मास्किंग बिट्स जो है ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखा भी हुआ है, ठीक है? ये देखिए, ये की रजिस्टर जो है वो मास्क का काम प्रोवाइड कर रहा है। फिर भी आप लोगों ने दूसरे 2 रजिस्टर्स का आंसर करा है। ओनली 28 स्टूडेंट्स हैव आंसर्ड करेक्टली।
रिजल्ट दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, तो सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कैशे मेमोरी। सो कैशे मेमोरी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैंने थोड़ा सा पहले भी आपको ओवरव्यू दे दिया है। सो इट इज अ फास्टेस्ट स्मॉलेस्ट मेमोरी, फास्ट स्मॉल मेमोरी, so keeping the most frequently accessed instructions and data in the fast cache memory। ठीक है, तो आपका जो डेटा है वो सबसे पहले हम लोग जो सीपीयू है वो किसको रिक्वेस्ट करता है, कैशे को। अगर तो वो डेटा कैशे में से मिल जाता है तो वो उसको यूज करना शुरू कर देता है सीपीयू। ठीक है, अगर उसको डेटा सीपीयू को कैशे से नहीं मिलता है तो वो वाला जो डेटा है वो मेन मेमोरी से फेच करा जाता है। ठीक है, आपको एक डायग्राम बनाकर दिखाया था मैंने। यहाँ पे आपके पास सीपीयू है, तो सीपीयू के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होती है आपकी मेन मेमोरी, एंड नीचे है आपकी स्मॉल मेमोरी व्हिच इज कॉल्ड कैशे मेमोरी, राइट। So if the word is found in the cache, it is read from the fast memory। अगर तो वो वाला वर्ड है आपका, सीपीयू ने वर्ड की डिमांड करी, उसको कैशे से मिल गया, तो क्या होता है, if the word is addressed by CPU is not found, अगर तो डेटा मिल गया तो वो कैशे जो है रिटर्न कर देती है सीपीयू को वाला वर्ड जो उसने डिमांड करा है। अगर सीपीयू को वो वाला डेटा कैशे से नहीं मिलता है तो सीपीयू क्या करता है, वो वाला डेटा मेन मेमोरी से ले लेता है, प्लस उसकी कॉपी जो है वो कैशे को भी दे देता है, सो दैट कि नेक्स्ट टाइम के ऊपर अगर वो सेम वर्ड सीपीयू को चाहिए होगा तो वो कैशे से एक्सेस कर दे rather than accessing from the main memory, because कि जो आपकी कैशे है, कैशे मेमोरी इज फास्टर एज कंपेयर टू मेन मेमोरी। ठीक है, तो वो क्या करता है, सीपीयू एक कॉपी उसकी कैशे में रख देता है और एक तो मेन मेमोरी के अंदर तो होती ही होती है। ठीक है, तो अब आपके मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि मेन मेमोरी का जो साइज होता है वो लार्ज होता है क्योंकि ये मेमोरी हायरार्की के ऊपर है, कैशे पहले आती है, मेन मेमोरी बाद में आती है, तो इसका जो साइज है वो स्मॉलेस्ट है। ठीक है, तो इतना ज्यादा डेटा कैशे के अंदर कैसे हम कंज्यूम कर पाते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे आपके जो प्रोग्राम्स है उनका यूज कम होता चला जाता है, उनको हम मेन मेमोरी के अंदर वापस भेजते चले जाते हैं। तो हमारे पास कुछ एल्गोरिदम्स होते हैं, लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट पता चल गया कैशे मेमोरी का। यस सर। नाउ कैशे मैपिंग मेथड्स। ठीक है, कैशे मैपिंग मेथड्स, तो सबसे पहले ये हम डिस्कस करेंगे, ये टेक्निक्स होती हैं, पेपर के अंदर 10 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द वेरियस टेक्निक्स व्हिच आर यूज्ड इन कैशे। तो द फर्स्ट टेक्निक इज एसोसिएटिव मैपिंग, द नेम ऑफ द सेकंड टेक्निक इज डायरेक्ट मैपिंग, एंड द थर्ड वन इज सेट एसोसिएटिव मैपिंग। ठीक है, ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में विद डायग्राम्स डिस्कस करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं एल्गोरिदम्स, कि जैसे मैंने आपको बताया ना कि जब आपके पास कैशे मेमोरी फुल हो जाती है तब हमें कुछ वर्ड जो है वो वापस मेन मेमोरी के अंदर भेजने पड़ते हैं, तो वहां पे आपके कुछ एल्गोरिदम्स काम करते हैं जो कि डेटा को रिप्लेस करवाते हैं। ठीक है, वो एल्गोरिदम्स कौन कौन से हैं, द फर्स्ट एल्गोरिदम इज लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। हम उस वर्ड को भेजेंगे मेन मेमोरी के अंदर वापस जो कि कम आपका यूज हुआ है, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड जो कि बार बार यूज नहीं होता है, वो साइड पे ही पड़ा हुआ है, तो उसको भी हम वापस भेज देंगे। या फिर जो वर्ड सबसे पहले आया होगा, जो वर्ड कैशे मेमोरी के अंदर सबसे पहले आया होगा, वो उसको टाइम हो चुका आए हुए, तो उसको मैं क्या करूंगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, उसको सबसे पहले निकालूंगा मेन मेमोरी कैशे मेमोरी से, सो दैट कि एक नया वर्ड जो है वो
कैशे के अंदर आ सके। ठीक है, दो पॉलिसीज यूज करी जाती हैं, ये आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं। एक को बोला जाता है राइट थ्रू और दूसरे को बोला जाता है राइट बैक। ठीक है, नाउ एक डेफिनेशन आ जाती है हिट रेशियो। सो द परफॉर्मेंस ऑफ कैशे memory is frequently measured in terms of a quantity called hit ratio. hit ratio क्या होती है? एक टर्म है जो कि आपकी कैशे मेमोरी के साथ यूज करी जाती है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है? द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ हिट्स डिवाइडेड बाय द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ हिट्स डिवाइडेड बाय टोटल रेफरेंसेस। ये आपकी क्या होती है? दिस इज योर हिट रेशियो। आपके कितनी दफा हिट्स हुए और आपकी टोटल रेफरेंसेस कितनी थी, टोटल सीपीयू रेफरेंसेस कितनी थी। इसके अंदर आपके हिट्स भी आ जाएंगे और आपके मिस भी आ जाएंगे। अब हिट्स और मिस में डिफरेंस क्या है ये देखिए। जब आपने कोई डेटा, सीपीयू ने एक वर्ड ढूंढना है कैशे से और वो वाला वर्ड उसको कैशे से मिल गया है, ठीक है, वो वाला वर्ड उसको कैशे से मिल गया है, दैट थिंग इज कॉल्ड हिट। व्हेन सीपीयू वांट्स to find a word and that word is found by CPU in cache, that thing is called cache hit। जब उसको कोई वर्ड मिल जाता है, ठीक है, तो हमारे जो चांसेस होते हैं 0.9 की जो रेशो है वो मिली हुई है हमें, एंड हायर हैव बीन रिपोर्टेड टिल डेट, कि इतनी आपको कैशे हिट रेशो मिल जाती है। और मिस क्या हो जाता है कि जब सीपीयू ने किसी वर्ड की डिमांड करी एंड वो वाला वर्ड उसको कैशे से नहीं मिला, उसको वो वाला वर्ड कैशे से नहीं मिला, और तब सीपीयू को मेन मेमोरी को एक्सेस करना पड़ता है, दैट थिंग इज कॉल्ड मिस, कैशे मिस। बेटा क्लियर है दोनों में? हिट रेशो क्या चीज है, हिट क्या है, मिस क्या है, समझ आ गया सबको? यस सर। आगे चलें। सो एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल विच इज यूज्ड इन कैशे। सो कैशे मेमोरी का जो कॉन्सेप्ट है, इट इज बेस्ड ऑन लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। इट इज बेस्ड ऑन लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है? हमारे पास कुछ ऐसे एरियाज होते हैं, हमारे पास कंप्यूटर के अंदर कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जिनको हम बार बार एक्सेस करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा C++ के अंदर आप लोग लूप्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हो, आप लोग एरेज का कॉन्सेप्ट यूज करते हो। लूप्स के अंदर क्या होता है? द सेम कंडीशन इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन। ठीक है, अगर आपने कोई फोर लूप लगाई है या वाइल लूप लगाई है, तो वाइल लूप के अंदर जो कंडीशन लिखी होती है वो बार बार चेक होती है। ठीक है, दिस थिंग इज कॉल्ड लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो कैशे मेमोरी का जो कॉन्सेप्ट है, कैशे मेमोरी का जो कॉन्सेप्ट है, इट इज बेस्ड अपॉन लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस प्रिंसिपल। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस प्रिंसिपल, इसकी डेफिनेशन क्या है? The references to memory tend to confined within a few localized areas on memory। ठीक है, सो ये जो प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी है, इसकी दो तरह की कैटेगरीज होती है। एक को बोला जाता है टेम्पोरल लोकेलिटी और दूसरे को बोला जाता है स्पाटियल लोकेलिटी। टेम्पोरल का मतलब क्या होता है कि रिसेंटली रेफरेंस्ड आइटम्स आर likely to be referenced in the near future। इसका मतलब क्या है कि जो मैंने अभी अभी आइटम्स को एक्सेस करा है वो फ्यूचर के अंदर भी दोबारा एक्सेस होंगी। फॉर एग्जांपल, आपको यहाँ पे नीचे एक दिख रहा है सम इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, फॉर i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, ये 4 के अंदर कंडीशंस लगाई हुई है मैंने, और नीचे क्या लिखा हुआ है? सम इज इक्वल्स टू सम प्लस a ऑफ i। ठीक है, तो पहले i की वैल्यू क्या होगी? 0। ठीक है, लूप चली, फिर i की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, वहां पे पहले आया यहाँ पे सम प्लस a ऑफ 0 के लिए चला, इसने आपको सम रिटर्न करा। उसके बाद सम आपका a 1 के लिए चला। ठीक है, तो ये किसकी एग्जांपल है? आपकी टेम्पोरल लोकेलिटी की। स्पाटियल का मतलब होता है जहां पे आपके एड्रेसेस के साथ लेना देना होता है, मींस
कि पहले आपका जो एरे है, एरे की मैंने A0 को रेफरेंस करा, अब उसके बाद A1 की टर्न आएगी, A2 की टर्न आएगी, A3 की टर्न आएगी। ये आपकी क्या है? स्पार्शियल लोकेलिटी। आइटम्स विद नियर बाय एड्रेसेस टेंड टू बी रेफरेंस्ड क्लोज टुगेदर इन टाइम, कि थोड़ी ही देर में उसके नेक्स्ट वाला जो डेटा है वो फेच होने जा रहा है। समझ आ गया बेटा? लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट समझ आ गया? लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है? कि वो वाले रेफरेंसेस, वो वाली मेमोरी लोकेशंस जिसको हम बार बार एक्सेस करते हैं, वेदर इन द फॉर्म ऑफ लूप्स, वेदर इन द फॉर्म ऑफ एड्रेसेस। ठीक है? सर इस प्रिंसिपल के बेसिस के ऊपर हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसको हम बोलते हैं लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। ठीक है? सो मैपिंग स्टार्ट करने से पहले एक पोल है वो कर लीजिए, उसके बाद हम मैपिंग की टेक्निक्स डिस्कस करते हैं। पोल नंबर 3, थर्टी सेकेंड्स मोर, हरी अप। So I'm going to end the poll. Thank you. So first question is the term locality of reference deals with, the answer is कैशे मेमोरी। अभी अभी आपको करवाया है, ठीक है, कि लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस को जो प्रिंसिपल है वो कैशे मेमोरी के साथ डील करता है। फिर भी हमारे पास 5 दिग्गज स्टूडेंट्स कुछ ऐसे हैं जिन्होंने मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी आंसर करा है। ठीक है? सो विच एल्गोरिथम इज यूज्ड फॉर रिप्लेसमेंट? LRU, LFU, FIFO या फिर ऑल ऑफ दीज? तो इसका आंसर जो है वो ऑल ऑफ दीज था। रिजल्ट शेयर कर रहा हूं। सो लास्ट टॉपिक फॉर टुडे। ओदा साढ़े देखन नहीं मांगते। हाँ जी जसप्रीत, क्या हुआ बेटा? जसप्रीत यस सर। क्या बोल रहे हो बेटा आप? नहीं सर, कुछ नहीं सर।
सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मैपिंग। तो सबसे पहले मैपिंग समझिए, मैपिंग क्या होता है। सो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा फ्रॉम मेन मेमोरी टू कैशे मेमोरी। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा, ये आपका सीपीयू है आपके पास, ठीक है, यहाँ पे मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी, और यहाँ पे आपकी कैशे मेमोरी है, ठीक है। तो अब ये क्या कहता है कि द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा फ्रॉम मेन मेमोरी टू कैशे मेमोरी, ठीक है, कि आपकी जो इंफॉर्मेशन मेन मेमोरी से डेटा को कैशे के अंदर भेजने को हम बोलते हैं मैपिंग का कॉन्सेप्ट। तो वो मैपिंग जो होती है वो कितने तरह की होती है, एसोसिएटिव मैपिंग, डायरेक्ट मैपिंग और सेट एसोसिएटिव मैपिंग, ये 3 तरह की होती है। तो इन तीनों की कैटेगरी के अंदर मैंने एक एग्जांपल ली हुई है। इसके अंदर, इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर मेरी जो मेन मेमोरी है उसका साइज कितना लिया हुआ है मैंने, 32K इंटू 12, ठीक है, मतलब कि आपके एड्रेस का साइज कितना आ जाएगा, 32K कितना होता है, 32 इंटू K की वैल्यू क्या होती है 1024, ये कितना हो गया, 32 को मैं लिख सकता हूं 2 raised to power 5 एंड 1024 को मैं लिख सकता हूं 2 raised to power 10, तो ये कितना आ गया 2 raised to power 15। मतलब कि आपका जो एड्रेस है उसकी वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 15 बिट्स। आपकी जो एड्रेस बस है उसका साइज कितना आ गया 15 बिट्स, वेयर एज आपका जो डेटा बस का साइज है वो कितना हो गया 12 बिट्स, ठीक है, ये आपकी डेटा बस होगी। तो ये आपका किसका साइज है, कैशे का, ओ सॉरी मेन मेमोरी का। नेक्स्ट आपकी जो कैशे है, कैशे का साइज कितना है 512 इंटू 12, उसकी डेटा बस जो है वो 512 ही है, लेकिन यहाँ पे 512 को मैं लिख सकता हूँ 2 raised to power 9, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो एड्रेस का साइज कितना है 9 बिट्स का इन केस ऑफ कैशे, ठीक है जी। चलिए, तो ये एग्जांपल आपको नीचे डायग्राम दिख रही है, इसके अंदर डायग्राम के अंदर क्या दिया हुआ है, सीपीयू जो है उसको 15 बिट्स का एड्रेस सेंड करेगा। मैं बनाकर दिखाता हूं, ये जो आपका सीपीयू है, सीपीयू जो है 15 बिट का एड्रेस, 15 बिट का एड्रेस सेंड करा है इसने, किसको, मेन मेमोरी को। सबसे पहले वो मेन मेमोरी से भेजने से पहले डेटा सर्च करता है कैशे से। सीपीयू ने 15 बिट का एड्रेस भेजा कैशे को, अगर तो वो डेटा इसको मिल गया, कैशे ने क्या करा, इसने 15 बिट का एड्रेस भेजा, 15 बिट का एड्रेस भेजा सीपीयू ने कैशे को, कैशे ने क्या करा, उसको 12 बिट का डेटा रिटर्न कर दिया, क्योंकि उसका साइज क्या है हमारे पास 15 बिट का एड्रेस सीपीयू सेंड करेगा कैशे को, 12 बिट का एड्रेस, 12 बिट का डेटा, 12 बिट का डेटा उसको भेज दिया, दिस इज कॉल्ड हिट। अगर सीपीयू ने इसको 15 बिट का एड्रेस भेजा और कैशे में वो 12 बिट का डेटा प्रेजेंट नहीं है, तो क्या करेगा, यहां पे उसको क्या मिल गई, मिस मिल गई। सीपीयू ने दोबारा वो 15 बिट का एड्रेस भेजा मेन मेमोरी को, मेन मेमोरी ने क्या करा, वो वाला 12 बिट का डेटा, 12 बिट का डेटा सीपीयू को दे दिया, 12 बिट का डेटा सीपीयू को दे दिया। सीपीयू ने क्या करा, वो वाला डेटा तब यूज कर लिया, प्लस वो सेम डेटा 12 बिट का डेटा जो है वो कैशे को भी दे दिया, ताकि अगर वो नेक्स्ट टाइम जब कैशे को अप्रोच करे तो उसको वो मिस ना मिले, हिट मिले। समझ आ गया। तो ये एग्जांपल जो है इसको हम डिस्कस करते हैं तीनों टेक्निक्स के लिए। बेटा ये एग्जांपल समझ आई कि दोबारा बताऊं? यस सर। समझ आ गई। अब जो फर्स्ट टेक्निक है आपकी, जिसका नाम क्या है, एसोसिएटिव मैपिंग। तो एसोसिएटिव मैपिंग के अंदर डायग्राम आपको दिख रही है। सबसे पहले क्या है, सीपीयू एड्रेस 15 बिट्स का था, 15 बिट्स कैसे आई, 32K है, तो इसको जब मैंने बाइफरकेट करा, ये 2 raised to power 15 बनता है, तो 15 बिट का एड्रेस साइज हो गया उसका, ठीक है। अब वो 15 बिट का जो साइज है, आर्गुमेंट रजिस्टर का जो साइज है वो 15 बिट है। आर्गुमेंट रजिस्टर के अंदर क्या रखेंगे, वो वाला डेटा आएगा जिसको आपको ढूंढना है। तो नीचे जो आपकी एसोसिएटिव मैपिंग है उसके अंदर आपका जो डेटा पड़ा हुआ है प्लस उसके एड्रेसेस हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जोन सा भी सीपीयू ने
एड्रेस दिया हुआ है उसको मैच करेंगे, तो यहाँ पे एट प्रेजेंट तीन वर्ड्स प्रेजेंट है, 3 मेमोरी वर्ड्स प्रेजेंट है एसोसिएटिव मेमोरी के अंदर। फॉर एग्जांपल मैंने एक वर्ड ढूंढना है 02777, ठीक है, ये एड्रेस है, ये ढूंढना है। अब इसके कोरस्पोंडिंग डेटा कौन सा पड़ा हुआ है, मेरे पास पड़ा हुआ है 6710, तो ये वाला डेटा जो है वो रिटर्न कर देगा मेरे को। सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एसोसिएटिव मैपिंग, ठीक है। तो जोन सा वर्ड आपको ढूंढना होता है वो आर्गुमेंट रजिस्टर के अंदर रखा जाता है, मींस उसका एड्रेस रखा जाता है इस केस के अंदर, ठीक है। सो 15 बिट का एड्रेस ढूंढा। यहाँ पे बेटा ये जो इंडिविजुअल है ना, ये 3 का है, 3 3 3 और 3, ये टोटल कितने हो गए 15, मींस ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑक्टल फिगर। आपको पता होगा कि जो आपका ऑक्टल नंबर होता है उसके अंदर जो सिंगल डिजिट होता है वो 3 बिट्स को रिप्रेजेंट करता है। सो 3 + 3 6 + 3 9 + 3 12 + 3 15, तो टोटल वैल्यू आ गई आपकी 15। सो 15 बिट का एड्रेस आपका आर्गुमेंट रजिस्टर के अंदर रखा जाता है, ठीक है। नीचे जो आपके पास 3 वर्ड्स पड़े हुए हैं ये आपके एसोसिएटिव मैपिंग के अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है। तो मैं ढूंढना चाहता था ये वाला एड्रेस के ऊपर कौन सा डेटा पड़ा हुआ है, तो 02777 मैंने आर्गुमेंट रजिस्टर के अंदर रखा। जब उसको मैंने मैच करना शुरू करा और मेरे को मेमोरी से क्या मिल गया, 12 बिट का डेटा मिल गया। ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3 और ये भी 3, ये टोटल कितने हो गए 12 बिट का डेटा उसको मिल गया और उसने वो कैशे को रिटर्न कर दिया, ठीक है। समझ आ गया बेटा? एसोसिएटिव मैपिंग क्लियर हो गई? यस सर। अब सपोज कीजिए मैंने एक वर्ड ढूंढना है, वो वर्ड क्या है 03777। अब ये वाला वर्ड कैशे के अंदर प्रेजेंट नहीं है, सपोरी ये वाला वर्ड आपका कैशे के अंदर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो कैशे के अंदर प्रेजेंट नहीं है, वो क्या करेगा मेन मेमोरी से ढूंढेगा। और आप लेट सपोज आपका कैशे के अंदर नहीं है और आपकी कैशे मेमोरी ऑलरेडी फुल है, कैशे मेमोरी भी आपकी फुल है, तो मैं क्या करूंगा एक वर्ड जो कि आपका फर्स्ट इन सबसे पहले आया होगा उसको कैशे मेमोरी से डिस्प्लेस करवा दूंगा, ठीक है। और नए वर्ड की ये वाले वर्ड की प्लेस बना लूंगा। तो यहां पे आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिथम यूज होगा। नेक्स्ट डायरेक्ट मैपिंग टेक्निक। डायरेक्ट मैपिंग टेक्निक के अंदर क्या होता है कि आपका जो 15 बिट्स का एड्रेस है उसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करा जाता है। क्या करा जाता है, आपका जो 15 बिट का एड्रेस है उसको हम 2 पार्ट्स में बांट लेते हैं। एक का नाम है टैग जो कि आपका 6 बिट्स का होता है और दूसरे का नाम है आपका इंडेक्स जो कि आपका 9 बिट्स का होता है। और आपकी जो सर्च है वो होती है इंडेक्स के बेस के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी यहाँ जैसे कि लिखा हुआ है वी हैव 00000, ठीक है। तो पहला आपके पास है कंप्लीट एड्रेस क्या है 00000, ये आपका इंडेक्स है मेन मेमोरी का, ठीक है। कैशे के इंडेक्स के साथ मैच करा हमने 000, तो डेटा मिल गया, वो उसको रिटर्न कर देगा। इसकी एग्जांपल देखते हैं, ये एग्जांपल देखिए। अब यहाँ पे आपके पास 2 डायग्राम्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आपके पास मेन मेमोरी है और राइट हैंड साइड के ऊपर आपके पास कैशे मेमोरी है। अब ये वाले 5 कंसेक्टिव जीरोस के ऊपर आपका डेटा जो पड़ा हुआ है, मींस आपने इंडेक्स के बेसिस के ऊपर सर्च करनी है। 000 के ऊपर आपका डेटा क्या पड़ा हुआ है 1220, राइट, ये रिजाइड कर रहा है। अब जो यूजर है उसको डेटा कौन सा चाहिए 02000, यूजर वांट्स टू फाइंड द डेटा फ्रॉम दिस, तो उसने सर्च क्या करा 000, तो 000 के ऊपर अपना डेटा क्या पड़ा हुआ है 1200। पहले वो इंडेक्स की मैचिंग करता है, उसके बाद वो टैग की मैचिंग करता है, तो उसको टैग नहीं मिला। जो आपकी राइट हैंड साइड के ऊपर डायग्राम बनी हुई है ये देखिए, जो कैशे को डिनोट कर रही है, यहाँ पे क्या गिवन है आपके पास, ये है 00, यहाँ पे है 000 और यहाँ पे आपके पास डेटा पड़ा हुआ है 1220।